दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है। और उन्होंने कहा है जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना, वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया। एशिया को उस वक्त महातिर मोहम्मद ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था और वहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स भी थी कि मलेशियंस वर वेरी स्ट्रिक्ट, मुस्लिम्स स्टिल। मैंने बार बार ये बात की कि हमारे पास दो इकोनॉमीज हैं। एक इकोनॉमी जो हमारी मिलिट्री माइंड को डेवलप करती है और वो कहलाती है स्टेट। उसका मईशत, माशरत, सियासत, रियासत। अच्छा, ये मईशत, माशरत, सियासत ये तीन अलग है। रियासत और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us. Only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता। दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर, लेट इंडिया डू दिस. At the end of the day, it will be the guns that will determine the peace. The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15. इंडिया का केस यह है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच. इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर. वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है. पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर. व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम चलेगा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं कहा था? क्या उन्होंने अमित शाह साहब को कोर्ट नहीं किया था? क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें. नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं. कोई भी नहीं कहेगा. इस चीज को जहन में रखें. कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो. कोई भी नहीं कहेगा इंडिया को. लेकिन जो कहेगा वो इस तरह कहेगा जो जिस तरह किया गया. सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है इसकी एक डोमेस्टिक नीड है. ट्रस्ट मी, ये इसकी एक डोमेस्टिक नीड मौजूद है और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो बिलीव कि now is a time that India has to project itself as a power at least against Pakistan. They can't give this, they can't showcase this power against Maldives, against Sri Lanka, against Nepal, against Bangladesh maybe. So the only country is Pakistan. So वो कह रहे हैं हम we will strike deep inside. So इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना. इससे मुराद ये है to give a message. To give a message to the countries in the region, look how capable India is. और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है. पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर. हमारी कमजोर इकोनॉमी अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूं, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं. जिसको मिलिट्री होल्ड करती है वो ताकतवर है. सो अब ये दो डिवाइड को रियलिस्ट मॉडल पे रखें ना, मियां शमर साहब जिस तरह बोलते हैं. सो आप इसको रियलिस्ट मॉडल पे ले जाएं.
हमारी मिलिट्री पावरफुल है, ताकतवर है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसके पेट्रोलिंग अच्छा उसको पेट्रोल की भी कोई कमी नहीं आनी। जंग के दौरान हमारे पास हर तरफ से पैसा भी आएगा, फंड्स भी आएंगे, और इस वक्त हमें मिलिट्री माइट के तौर पे पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा चुका है। हम एक दफा दोबारा से एग्रेसर के तौर पर आ चुके हैं। तो ये बड़ा लॉजिक है, पाकिस्तान को एक हिस्से को साइड पे कर दे, एज अ स्टेट इसको अलग ले लें, यानी मिलिट्री माइट के हवाले से। तो ये आपका जवाब हो गया। दूसरी बात, चाइना वाटर लेवरेज ओवर इंडिया, ये जो ब्रह्मपुत्रा में जो उन्होंने काम किया है, अगर उन्होंने इजाजत लेके या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का ख्याल रख के काम किया होता तो फिर ये तो कभी ना होता। मैं इसी की बेस पर, इसी को लॉजिक बनाकर कह रहा हूं कि आपको ये काम जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो 6 जहाजों के साथ ये काम भी कर देना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। उस्मान साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में वो डॉक्टर मुनव्वर की बात जो है ना, वो मुझे लगता है वो बड़ी प्रैक्टिकल है कि जब आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, और वो भी चाह रहे हो कि चीज़ें डीएस्केलेट हो और एस्केलेटिंग लैडर है उससे पाकिस्तान जो है वो बड़ा उतरे या प्रोपोर्शनल जो है रिस्पांस थे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक नया फ्रंट खोल देना मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं था शायद उस तरीके से। और जबकि इंडिया नूर खान एयरबेस के ऊपर उस पर गौर करें। देखें, इसमें अच्छा बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा बच्चा नहीं मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर हसनैन की बात पे जरा गौर करें, जो उन्होंने इशारा किया कि ये जो रैशनल स्टेट का हम तमगा गले में डाल के ले आए हैं, इट्स अ ट्रैप। नहीं, लेकिन वो उसमें हम फिर एस्केलेशन लैडर पे इंडिया से भी एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जी न्यूक्लियर हैंगओवर जहां पानी उसने पहले रोका ना, अभी जेहलम में पानी नहीं है, ज़रात मुतासिर हो रही है, 50 गुना हमारी ज़रात का हो गई, तो इसका जवाब कौन देगा? लेकिन सर वो हमारा जो एक मौकफ है दुनिया के अंदर जो हम डिप्लोमेटिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। मौकफ आपका कोई नहीं है, आप एक गरीब आदमी हैं। नहीं कि हम इंडिया को पेंट कर रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज को उस तरह ऑनर नहीं करता। हम दलील होते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सबज पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं, प्लीज। सर अभी मैं डॉक्टर साहब मैं आप थोड़ा सा आ जाता हूँ आगे। अब कर्जा खुल में चाह रहा था खुल के बात न करूं, लेकिन अब करनी पड़ रही है क्योंकि ये समझना जरूरी। देखें, हम उनके डैम पे अटैक करते, उनके पास भी कैपेबिलिटी है, वो हमारे डैम पे अटैक करते। अगर आपको ये लगता है कि हमारे डैम महफूज हो जाते हैं, ठीक है, उसका हम बड़ा सख्त रिटेलिएशन करते कर लेते, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पानी टूटता, आबादियां बर्बाद होती हैं और ये बहुत कुछ होता है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, दूसरी बात, मेरा आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दीजिए ना। देखें, इसका ये हल नहीं था। दूसरा ये डॉक्टर साहब, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती न्यूक्लियर वॉर। देखें, इसके असरात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पे नहीं पड़ने थे, सिर्फ साउथ एशिया पे नहीं पड़ने थे, पूरी क्लाइमेट के ऊपर आने थे। तीसरी बात डॉक्टर साहब, आप ये भी समझें, इसमें जो एक नाजुक नुक्ता है जो कि मैं इस मीडिया पे अब बात नहीं करना चाह रहा, और चूंकि अब मामला इस तरफ चला गया है, मैं इशारा दे दूं, वेरी लिबरल एंड एकोमोडेटिंग। तो महातिर मोहम्मद और इमरान खान उस वक्त रूल कर रहे थे अपने अपने कंट्रीज में। इसने इन लोगों को साथ मिला के, आपको याद होगा कि एक मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान का एक अलायंस बनाया था, और तब से इनका टारगेट भारत है। ये भारत के वेस्ट में से जब भी सारे इन्वेजन या तो वेस्ट से हुए या ऊपर से हुए हैं, नॉर्थ से, उसमें भी वेस्ट का सारा इन्वेजन है ना, वो हमेशा भारत को ही टारगेट करता रहा है। यूरोप, अमेरिका, यूरोप और इससे यूरोपियन कॉलोनियल पावर से ले लें तो, या तो फिर मुस्लिम पावर्स जो होती थी, इनका टारगेट भारत होता था। तो